नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ संसार पुस्तक है, इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। प्रश्न उत्तर संसार पुस्तक है। पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? उत्तर, लेखक ने चट्टान के टुकड़ों, वृक्षों, पहाड़ों आदि को प्रकृति के अक्षर कहा है। दूसरा प्रश्न, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर, लाखों करोड़ों वर्ष हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। तीसरा प्रश्न, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम लिखो। उत्तर, पहाड़ों, समुद्रों, नदियों, जंगलों, जानवरों की पुरानी हड्डियों और इसी प्रकार की अनेक चीजों से हम दुनिया का पुराना हाल जान सकते हैं। चौथा प्रश्न है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर, गोल चमकीला रोड़ा मतलब पत्थर, यह बताता है कि वह पहले से ही ऐसा नहीं था। वह पहले चट्टान के रूप में था। चट्टान के टूटने से वह एक बड़ी शिला बन गया था। शिला के टूटने पर उसका आकार छोटा हो गया। वह पहले खुरदरा और नोकीला था। वह एक पहाड़ के दामन में पड़ा था। पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी में ले गया। वहां से वह पहाड़ी नाले में बहता बहता दरिया में पहुंचा। इस प्रकार घिसते घिसते वह गोल और चमकीला बन गया। पांचवा प्रश्न है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। उत्तर, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में रेत का एक जर्रा बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जिस पर बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। छठा प्रश्न है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, नेहरू जी ने बताया है कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। बहुत समय तक इस पर कोई आदमी नहीं रहता था। आदमियों से पहले जानवर रहते थे और इससे पहले इस धरती पर कोई जानदार चीज नहीं था। अब पत्र के आगे लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? उत्तर, हमारे यहाँ यह प्रचलित है कि ईश्वर ने ही इस संसार की रचना की है। यह जगत या दुनिया दो प्रकार की है, चेतन और अचेतन। चेतन संसार में जीव आते हैं और अचेतन जगत में प्रकृति। इस दुनिया के आरंभ से में ही जल था। धीरे धीरे जल घटने लगा और पृथ्वी पर जनजीवन का आरंभ हुआ। वह जानवरों के बदलते स्वरूप से ही मनुष्य जाति का अस्तित्व उभरा। दूसरा प्रश्न, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? उत्तर, मेरी पसंदीदा पुस्तक है रामचरितमानस। इसकी रचना तुलसीदास ने की थी। इसे पसंद करने के कई कारण है। इसकी भाषा सरल और हृदय को छूने वाली है। इसके भाव भी उच्च कोटि और अनुकरण करने योग्य है। इस ग्रंथ की रचना आज से लगभग 400 साल पहले हुई थी, पर यह आज भी उतना ही महत्व रखता है जितना इसका अपने रचना काल में था। इसमें तुलसीदास ने मानव जीवन का सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत किया है। राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा और आदर्श पति हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनमें त्याग की अद्भुत क्षमता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में समाज का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह हमारे लिए अनुकरणीय है। तीसरा प्रश्न है, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? उत्तर, मसूरी उत्तराखंड प्रांत का और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। चौथा प्रश्न, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? उत्तर, उस युग में पत्थरों का प्रयोग मकान बनाने, हथियारों और औजारों के रूप में जानवरों का शिकार करने के लिए होता था। अब अनुमान और कल्पना के तहत है।
हर चीज़ के निर्माण की एक कहानी होती है। जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। कल्पना करो यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि वह पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तुम भी किसी चीज़ के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करनी होगी। उत्तर, चपाती के निर्माण की कहानी। सर्वप्रथम किसान ने गेहूं के दाने के रूप में मुझे मिट्टी में बोया, फिर मैं पौधा के रूप में अंकुरित हुआ, फिर मुझ में अनाज की बालियां लगी, बालियों के पकने पर काट लिया गया, साफ सफाई कर मेरा नाम गेहूं पड़ गया। मुझे दुकानदारों को बेचा गया, जब मुझे चक्की में पीसा गया तो मेरा नया नाम आटा रखा गया। लोगों ने मुझे खरीदा, घर में ले जाकर मुझे आवश्यकता अनुसार पानी से गूथा, फिर गोले बनाकर बेल कर मुझे तवे पर या किसी ने तंदूर में सेका। यहाँ मेरा नाम फिर बदल गया, मुझे चपाती नाम से पुकारा गया। अब भाषा की बात है। पहला प्रश्न है, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाओं को पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? ढकेलना, गिरना, खिसकना, इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। उत्तर, खिसकना और गिरना एवं लुढ़कना तथा ढकेलना में पर्याप्त अंतर है। अब देखिए वाक्य प्रयोग। लुढ़कना, पत्थर चट्टान से लुढ़कता लुढ़कता नीचे गिर पड़ा। ढकेलना, रमेश ने पत्थर को ढकेल दिया। गिरना, रमेश छत से गिर गया। खिसकना, अब तुम यहाँ से थोड़ा सा खिसको। दूसरा प्रश्न, चमकीला, रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। पत्थर, पत्थर, रस, कांटा, जहर। तो उत्तर देखिए, शब्द विशेषण। पत्थर पथरीला, पथरीला, रस रसीला। अब संज्ञा शब्द है रास्ता, आम। अब शब्द और विशेषण, कांटा कटीला, जहर जहरीला। संज्ञा शब्द है मार्ग और भोजन। तीसरा प्रश्न है, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों के तुम एक एक वाक्य बनाओ। क का है, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, डैश मैं मेले में जाना चाहती हूँ। ख, मुनिया ने सपना देखा, डैश वह चंद्रमा पर बैठी है। छुट्टियों में हम सब डैश दुर्गापुर जाएंगे और डैश जालंधर। घ का, सब्जी कटवा कर रखना, डैश घर आते ही होंगे, मैं खाना बना लूं। अंगह का, डैश मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी, डैश मैं यह बात नहीं कहती। तो इस तरह बच्चों देखिए क ख ग घ अंगह च छ जितना भी इसमें फिलअप है उसको नीचे बढ़ा गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। उत्तर नीचे लिखा गया है। उपर्युक्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। वह पहले से मोटा नहीं बल्कि पतला हो गया। दूसरा, माताजी बीमार है इसलिए तुम आज ही घर जाओ। तीसरा, वह घर जाने के लिए तैयार नहीं था परंतु मैंने उसे घर जाने के लिए तैयार किया। तो इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। चौथा, उसने सच कहा कि परिश्रमी व्यक्ति कभी दूसरों से पीछा नहीं करते। पांचवा, यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी।
छठा, तुम्हें अपने भाई की प्रशंसा करनी चाहिए, न कि निंदा। सातवां, तुम जाओ या अपने भाई को जाने दो। आठवां, परिश्रम करो ताकि तुम जीवन में उन्नति कर सको। तो इसमें देखिए, बल्कि, इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, न कि, या ताकि, इसका किस तरह से प्रयोग किया गया है। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लेखक ने संसार को पुस्तक क्यों कहा है। उत्तर, जैसे पुस्तक पढ़कर बहुत सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, वैसे ही संसार में रहकर भी हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो सकती है, इसलिए लेखक ने संसार को पुस्तक कहा है। दूसरा प्रश्न, लेखक ने इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं लिखने का इरादा क्यों किया। उत्तर, लेखक की पुत्री मसूरी में थी और लेखक इलाहाबाद में, इसलिए उन दोनों में बातचीत नहीं हो सकती थी। अतः लेखक ने इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं लिखने का इरादा किया ताकि अपनी पुत्री इंदिरा को दुनिया की जानकारी दे सके। तीसरा प्रश्न, दुनिया का हाल जानने के लिए किस बात का ध्यान रखना जरूरी है। उत्तर, यदि हम दुनिया का हाल जानना चाहते हैं तो हमें सब देशों और उनमें रहने वाले सभी लोगों तथा जातियों का ध्यान रखना होगा। केवल एक देश जिसमें हम पैदा हुए हैं की जानकारी प्राप्त कर लेना काफ़ी नहीं है। चौथा प्रश्न है, दुनिया का हाल जानने का असली तरीका क्या है। उत्तर, दुनिया का हाल जानने का असली तरीका पुस्तकें पढ़ना नहीं। पुस्तकों से हमें दुनिया के हाल की असली जानकारी नहीं मिलती। दुनिया के हाल को जानने के लिए यह जरूरी है कि हम स्वयं संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, अर्थात विभिन्न स्थानों की विशेष जानकारियां हासिल करें। पांचवा प्रश्न है, प्रकृति का अध्ययन कैसे किया जा सकता है। उत्तर, समुद्र, पहाड़, चांद, सितारे, नदियां, जंगल, पशु सभी प्रकृति का अंग है। प्रकृति का अध्ययन करने के लिए हमें इनका अध्ययन करना होगा। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करके प्रकृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लघु प्रश्नोत्तर है, गोल चमकीले रोड़े के अध्ययन से क्या पता चलता है। उत्तर, गोल चमकीले रोड़े के अध्ययन से यह पता चलता है कि वह शुरू से ही ऐसा नहीं था। वह पहले चट्टान के रूप में था। चट्टान से वह एक बड़े पत्थर के रूप में अलग होकर नीचे गिर पड़ा। उस बड़े पत्थर के भी कई टुकड़े हो गए, पर ये टुकड़े भी बहुत बड़े बड़े थे। हजारों साल बीते, ये बड़े बड़े पत्थर भी धीरे धीरे कई टुकड़ों में बदल गए। पत्थर के जो टुकड़े हुए वे खुरदरे और नोकीले थे। धीरे धीरे वे टुकड़े पानी के बहाव के साथ लुढ़कते रहे और गोल और चमकीले बन गए। सातवां प्रश्न है, यदि प्रकृति का एक अक्षर किसी पेड़ को माने तो क्या उसे पढ़ने के लिए सिर्फ आँखों का इस्तेमाल करना होगा। उत्तर, यदि प्रकृति का एक अक्षर किसी पेड़ को माने तो उसे पढ़ने के लिए आँखों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ कल्पना शक्ति का भी प्रयोग भी आवश्यक है। उसका सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए वनस्पति विज्ञान, पदार्थ विज्ञान आदि का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भावनाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि उससे जुड़ी भावनाओं से ही हम उसकी आंतरिक सुंदरता को परख सकते हैं। अब दीर्घ प्रश्नोत्तर है। आठवां प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री इंदिरा को संसार का ज्ञान क्यों देना चाहते थे। उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे और उनकी पुत्री इंदिरा मसूरी में। इंदिरा अत्यधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। वह नई नई जानकारियां प्राप्त करना चाहती थी। जवाहरलाल नेहरू उसे हर देश एवं स्थान से परिचित करवाना चाहते थे। वे उसे पत्रों के माध्यम से हर स्थान की जानकारी देते थे। वे जानते थे कि जितना ज्ञान पुस्तकें देती है उतना हम घूमकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने संसार को ही पुस्तक का नाम दिया है। वे नहीं चाहते थे कि संसार का कोई भी स्थान ऐसा हो जिसकी जानकारी इंदिरा को ना हो। उनका यह मत भी था कि पुस्तकों के माध्यम से केवल भौगोलिक जानकारियां हासिल करने का कोई लाभ नहीं होता। विभिन्न स्थानों की विशेष जानकारियां हासिल करना ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है।
उनका इंदिरा को जानकारियां देने का यह उद्देश्य यह था कि वे पूरे विश्व के बारे में जान सकें। कोई भी ऐसा देश न हो जिसकी विशेषताओं से वे परिचित रहें। वे स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन में इतने व्यस्त रहते थे कि चाहते हुए भी वे अपनी पुत्री को अपने साथ ले जाकर सभी देशों की सैर नहीं करवा सकते थे। मूल्यप्रक प्रश्न है, प्राचीन वस्तुएं एवं पुस्तकें हमारी धरोहर है कैसे? उत्तर, प्राचीन वस्तुएं एवं पुस्तकें हमारी धरोहर मानी जाती है क्योंकि ये हमें विरासत में अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त होती है। इनके द्वारा निरंतर हमारे चले आ रहे समाज की जानकारी प्राप्त होती है, हमारा मार्गदर्शन होता है। कठिन परिस्थितियों को प्राचीन अनुभवों से सुलझाया जा सकता है। विज्ञान से नित नई खोजों से कितनी ही उन्नति प्राप्त की है, लेकिन हमें यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि सभी वस्तुओं का आधार प्राचीन काल में ही पाया जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।